नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत हुई है। कोविंद को यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार से करीब दुगने वोट मिले हैं। रामनाथ कोविंद को 65.65% वोट मिले, जबकि यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार को 34.35% वोट मिले। शाम 6 बजे रामनाथ कोविंद के आवास पर जीत का जश्न मनाया जाएगा और जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। तो रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे और 7,02,044 वोट वैल्यू उन्हें यहां पर मिली है। यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले और जीत के लिए 5,52,243 वोट चाहिए थे। रामनाथ कोविंद को 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। शाम 6 बजे उनके घर पर एक जश्न मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद होंगे। The value is 10,90,300. The invalid votes cast are 77 with a value of 20,942. Shri Ramnath Kovind has secured 2,930 votes with value 7,02,044, and Srimati Meera Kumar has secured 1,844 votes with value 3,67,314. और नए राष्ट्रपति का अपनी जीत पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव परिणाम के लिए मैं सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। देश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। तो नए राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद। जो अब राष्ट्रपति उम्मीदवार जो थी मीरा कुमार, विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार थी, उनसे यहां पर जीत गई। 2 तस्वीरें आप यहां पर देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ रामनाथ कोविंद की 20 साल पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं और दूसरी ओर उनकी आज की तस्वीर है, यानी कि अभी लेटेस्ट तस्वीर है उनकी अपने पूरे परिवार के साथ। वो यहां पर मौजूद हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो तस्वीर है वो 20 साल पुरानी तस्वीर है। और अब एक नजर डाल लेते हैं उनके सियासी सफर पर। जमीन से उठकर आसमान तक छा जाना, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए रामनाथ कोविंद ने अपनी काबिलियत के दम पर ये सच कर दिखाया है। 1 अक्टूबर 1945 को कोविंद का जन्म कानपुर देहात के एक दलित परिवार में हुआ। शुरुआती शिक्षा गांव में ही लेने के बाद कानपुर से ही उन्होंने बीकॉम और फिर लॉ की पढ़ाई पूरी की। प्रशासनिक सेवा से जुड़कर पिछड़े और कमजोर वर्ग के लिए कुछ करने का जज्बा लिए रामनाथ कोविंद दिल्ली आ गए। तीसरे अटेम्प्ट में कोविंद ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, लेकिन मुख्य सेवा की जगह एलाइड सेवा में चुने जाने पर नौकरी ठुकरा दी और वकालत शुरू कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान ही 1975 में देश में इमरजेंसी का दौर आया, जिसमें कोविंद मोरारजी देसाई के संपर्क में आए। ये उनकी काबिलियत थी कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उन्हें अपना निजी सचिव बनाया।
1980 से 1993 तक रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल रहे। इसी दौरान बीजेपी के संपर्क में आए और अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ गए। 1990 में रामनाथ कोविंद को भारतीय जनता पार्टी ने घाटमपुर लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन कोविंद का अनुभव और कानूनी महारत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें संसद में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए 1993 और 1997 में लगातार 2 बार राज्यसभा भेजा। इस दौरान कोविंद SC/ST वेलफेयर कमेटी, होम अफेयर कमेटी जैसे कई कमेटियों के सदस्य रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव में कोविंद को कामयाबी नहीं मिली और 2007 में कानपुर देहात की भोगनीपुर लोकसभा से वो एक बार फिर चुनाव हार गए। कोविंद पार्टी संगठन में भी कई अहम पदों पर रहे। 2 बार बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और उत्तर प्रदेश के महामंत्री भी रहे। 2002 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का नेतृत्व किया। मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद को 8 अगस्त 2015 को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। रामनाथ कोविंद की पहचान एक समाज सेवी की भी रही है। उन्होंने दलित समाज और खासकर महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किए। ऐसा कहा जाता है कि वकील रहने के दौरान कोविंद ने गरीब दलितों के लिए मुफ्त में कानूनी लड़ाई लड़ी। गांव के अपने पुश्तैनी घर को बारात घर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने दान दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विप्रो का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8% गिरकर 2083 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 13% तक गिरने का था। कंपनी ने शेयर बायबैक को भी मंजूरी दी। विप्रो 320 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक करेगी। करीब 34 करोड़ शेयरों का कंपनी बायबैक करेगी। कंपनी शेयर बायबैक पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और 34.37 करोड़ शेयरों का यहां पर बायबैक होगा। साथ ही साथ शेयर बायबैक पर कंपनी 11,000 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करेगी। Q2 के लिए डॉलर आय गाइडेंस 196 करोड़ से 200 करोड़ रुपए रही और मुनाफा घटकर 2,267 करोड़ रुपए से घटकर 2,083 करोड़ रुपए रहा। मुनाफा 1,960 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। हालांकि आय 14,280 करोड़ रुपए यहां पर रही। मेरे साथ विकास सेठी यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए यहां पर जुड़ गए हैं। विकास MD हैं फिनमार्ट के। विकास, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट जो नतीजे आप बता रहे हैं उससे ही पता चला मुझे, बट ऑन द फेस ऑफ इट दे लुक बेटर देन एस्टिमेट्स। मुझे लगता है नेट प्रॉफिट्स के फ्रंट पे जो कंपनी ने जो एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो ऑल इन ऑल ऑन द फेस ऑफ इट दे लुक गुड। और फिर जो बायबैक भी जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो भी मुझे लगता है बेटर देन एक्सपेक्टेड है। एक तो 7% के करीब का बायबैक है और जो प्राइस भी है वो भी अराउंड एट 19% प्रीमियम टू द करंट मार्केट प्राइस, विच लुक्स गुड। विकास, एक और चीज है रिजल्ट्स में, अगर हाइलाइट्स की आप बात करें, की फैक्टर ये भी रहा है डॉलर आय। देखिए 197 करोड़ डॉलर रेवेन्यू रही है और जो Q2 के लिए इन्होंने गाइडेंस दी है वो 196 करोड़ डॉलर से 200 करोड़ डॉलर, यानी Q1 के मुकाबले गाइडेंस को भी अब अपसाइड रिवाइज किया है। ये कितना बड़ा ट्रिगर मानते हैं? अगर मैं स्पेसिफिकली विप्रो की बात करूं, कल जब बाजार खुलेगा विप्रो के लिए ये कितना बड़ा ट्रिगर साबित होगा? देखिए, रेवेन्यू गाइडेंस का जहां तक सवाल है, डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस जुलाई टू सितंबर में एक बहुत ही बड़े मार्जिन का एक बाजार में अटकले हैं। ये 1% से लेके मतलब 0 to 1% का ही आंका जा रहा था, तो उस लिहाज से देखना पड़ेगा क्या किया है इन्होंने। बट मुझे लगता है जो पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं वो बायबैक के फ्रंट पे है, जो कि एक साइजेबल अमाउंट है बायबैक का। कंपनी ने अराउंड जो प्रीमियम पे बायबैक करने जा रही है अराउंड 11,000 करोड़ के करीब का बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, विच शुड बी टेकन एज पॉजिटिव बाय द मार्केट्स। तो फिर विकास, कल के लिए अगर किसी निवेशक को स्ट्रैटेजी बनानी हो, अब नतीजे भी आ गए हैं, नतीजे कहीं ना कहीं अनुमान से बेहतर हैं, कंपनी बायबैक भी कर रही है, एक अच्छे अमाउंट से कॉर्पस से बायबैक कर रही है, तो कल के लिए अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो, क्या विप्रो में निवेश किया जाए कल बाजार खुलने पर? देखिए, जब कल बाजार खुलेगा तो इन आंकड़ों के दम पर हो सकता है ये स्टॉक गैप अप ही खुले, तो उस लिहाज में फिर एक जो कुशन रहेगा सेफ्टी का वो काफी कम हो जाएगा। बिकॉज
अगर ये सपोज 3-4%, 5% ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली फिर मेरी राय नहीं रहेगी इसको खरीदारी करने की। हालांकि जिन निवेशकों ने आज रिस्क लिया है, जो आज ऑलरेडी खरीद के जा चुके हैं, उनको इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं और जो बाईबैक आएगा उसमें टेंडर भी कर सकते हैं। और लंबी अवधि के लिहाज से इन वैल्यूएशंस पे विप्रो का स्टॉक मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज इस बार नतीजे में ये रही विकास, देखिए हमारे पास इन्फोसिस के नंबर्स आ गए, टीसीएस ने अपने नंबर्स पोस्ट कर लिया, विप्रो ने भी अपने नंबर्स पोस्ट किए। जो क्लाइंट एडिशंस रहा है, हालांकि बाकी दो कंपटीटर्स की अगर बात करें तो उसके मुकाबले जहां एक तरफ इन्फी ने 59 नए ग्राहक जोड़े, टीसीएस के बड़े जो बड़े क्लाइंट एडिशंस थे वो स्ट्रांग थे। विप्रो के केस में एक अच्छा हेल्दी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, बट क्लाइंट एडिशंस उतने हाई नहीं रहे। सो गोइंग अहेड, जो रिवाइवल इन यूएस मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं, डू यू एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू फॉर Q2 ऑल्सो? देखिए, वो इतनी डिटेल्स में तो मैंने नहीं देखा है, बट मुझे लगता है ये जो अगर क्लाइंट एडिशंस कम हुए हैं तो वहां पे बिल्कुल कंपनी को काम करना पड़ेगा। एक जो दिक्कत विप्रो के साथ आ रही है वो इनके जो वर्टिकल्स है, एक तो हेल्थ केयर और दूसरा रिटेल, ये दोनों में थोड़ी हेडविंड्स है, तो वहां पे थोड़ा एक सुधार की जरूरत है। तो लेट अस सी हाउ द कंपनी टैकल्स दोज इश्यूज इन द कमिंग क्वार्टर्स। चलिए विकास, अब क्योंकि विप्रो तो आ गया, डेफिनेटली कल वॉच आउट रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा दिग्गज नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज अवेटेड है और जल्द आता हुआ दिखेगा। रिलायंस के केस में कई सारी अटके लगाई जा रही है। देखिए, अगर बिक्री की बात करें, इस बार ही करीब 18-18.5% बिक्री कंपनी की गिरती हुई दिखेगी। जीआरएम्स काफी क्रिटिकल रहेंगे। अगर आप नतीजों को देखें, इस बारी का एबिटा करीब 2.5 से 3% के बीच में होवर करता हुआ दिखेगा। 2.6% राइस का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर स्टैंडअलोन बेसिस पे आप एबिटा मार्जिन देखें, 15.1% से बढ़ के 19.1% रहने का अनुमान है। ओवरऑल अगर आप मुनाफे की बात करें तो वहां भी 1.5% की बढ़त आती है। देखिए, ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पे कंपनी है, 1.5% की बढ़त होती है तो एक और रिकॉर्ड प्रॉफिट पोस्ट करेगी। जीआरएम में हल्का डिप आ सकता है। तो इन आंकड़ों के बैकिंग पे क्या, यानी ओवरऑल अब सिनारियो क्या है? क्या रिलायंस के पास जो कंडीसिव एनवायरनमेंट है, क्या अब रिलायंस से क्या उम्मीद करनी चाहिए हमें? जीआरएम्स कितने क्रिटिकल रहेंगे इस बारी नंबर्स में? विकास, आप देखिए, जहां तक जीआरएम्स का सवाल है इस क्वार्टर में, आई कैन हियर यू, आई फाइंड यू। तो जहां तक जीआरएम्स का सवाल है, इस क्वार्टर में जो मार्च क्वार्टर में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीआरएम्स थे $11.5, उससे तो डेफिनेटली कम आएंगे। बाजार आंक रहा है कि ये $11 के करीब आने चाहिए, बिकॉज दो फैक्टर्स इसमें प्ले करेंगे। एक तो जो क्रूड के प्राइसेस है वो जो मार्च क्वार्टर है उसके कंपैरिजन में काफी नीचे है। उस समय शायद एवरेज कोई $54.5 का था, जो कि घट के $50.6 इस क्वार्टर में दिख रहा है। और इसके अलावा रुपी में भी काफी एक अच्छा एप्रिसिएशन हुआ है, फ्रॉम $57 ड्यूरिंग दैट क्वार्टर इट हैज रुपी हैज गॉन अप टू 64.5 पर डॉलर। तो ये जो दोनों चीजों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जीआरएम्स पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी जो एक हेवी और लाइट क्रूड के प्राइसेस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी काफी घटा है। और चूंकि रिलायंस एक कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी ऑपरेट करती है तो उसका भी एक थोड़ा इम्पैक्ट रहना चाहिए। तो इस लिहाज से जीआरएम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल कम रहेंगे, बट पेटकेम सेगमेंट से मुझे लगता है उससे मेकअप होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। अंचल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिलायंस के नतीजे आएंगे तो विकास आपके पास लौट कर आएंगे। आगे बढ़ लेते हैं तो देश की दूसरी बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज ने पायलट से कहा है कि वो 30 से 50% सैलरी घटाएं या फिर नौकरी छोड़ दें। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एयरलाइंस ने अपने दर्जनों जूनियर पायलट्स के सामने ये शर्त रखी है। रॉयटर्स के मुताबिक एयरलाइंस ने प्रस्तावित सैलरी कटौती की चिट्ठी इस महीने की शुरुआत में लिखी थी। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक जेट एयरवेज ने कॉस्ट कटिंग के तहत ये प्रस्ताव रखा और उनका ये भी कहना है कि जेट एयरवेज 1 अगस्त से इसे लागू कर सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक इससे करीब 400 पायलट्स पर असर पड़ेगा। समीर दीक्षित मेरे पास ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। समीर। अनैया, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पे जेट एयरवेज का क्या कहना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जेट एयरवेज से बात करी तो उनका कहना है कि ये कॉस्ट कटिंग नहीं है। ये हमने पायलट से ये कहा है कि जितने घंटे उनको काम दिया जाएगा या उनसे काम करवाया जाएगा जितने घंटे, उसके मुताबिक उनकी सैलरी जो है वो तय की जाएगी। और ये जरूर है कि आने वाले वक्त में जो जूनियर पायलट्स हैं उनके वर्किंग आवर्स यानी कि जिनका फ्लाइंग आवर्स है वो कम होगा और उसी के हिसाब से उनकी सैलरी में उसके मुताबिक उनको सैलरी दी जाएगी या फिर कटौती की जाएगी। तो इशारा बिल्कुल साफ है कि जो जेट एयरवेज के जूनियर पायलट्स हैं उनकी सैलरी कटौती को लेकर ये कदम बढ़ाया है जेट एयरवेज ने। और इसका जो सीधे तौर पे असर है
वो तकरीबन 300 से ज्यादा पायलट जो जूनियर पायलट्स हैं उन पर पड़ेगा, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। हालांकि एक जेट एयरवेज के फैसले के पीछे एक तर्क ये दिया जा रहा है कि जो गल्फ रीजन है वहां पे एविएशन में इस वक्त एक धीमी चाल देखी जा रही है, एविएशन उतना बूम नहीं कर रहा है और पैसेंजर्स के जो संख्या है फ्लाइंग वो भी घट रही है, जिसके चलते जो आर्थिक दबाव है वो जेट एयरवेज पे साफ नजर आ रहा है। और उसी को देखते हुए कॉस्ट कटिंग के तहत ये कदम जेट एयरवेज फिलहाल उठाते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक और अहम खबर देख लेते हैं। एनएससी ने कोलोकेशन केस में कंसेंट की अर्जी दी है और इसकी अर्जी पर सेबी फैसला लेगी। मतलब एनएससी ने मामले को सेबी के साथ निपटाने की कोशिश की है। मेरे सहयोगी ब्रिजेश यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, ये जो नए जो एनडीए ने सोमवार को कार्यभार संभाला था तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो पहली प्राथमिकता होगी वो जो रेगुलेटरी इश्यूज है, जो कोलोकेशन का जो मुद्दा है उसको सुलझाने की होगी। उन्होंने इसको पहली प्राथमिकता के तौर पर कहा था और ज्वाइनिंग के हफ्ते भर के भीतर ही उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंसेंट का मैकेनिज्म ये होता है कि उसमें दोनों जो जिस पक्ष पर आरोप होता है और सेबी दोनों मिलकर इस बात बिना गलती माने हुए मामले को सुलझा लिया जाता है और इसके बदले में एक पेनल्टी या एक बड़ी रकम ली जाती है। अब बड़ी एनएससी ने अर्जी तो दे दी है, लेकिन मामला बात ये है एक बहुत गंभीर किस्म का जो आरोप है एनएससी पे कि कुछ एनएससी के कुछ अधिकारी कर्मचारी आरोप है कि एनएससी के कुछ कर्मचारी जो है शामिल थे और कई अलग अलग किस्म के लोग शामिल थे जो कुछ ब्रोकर्स को बाकी लोगों से पहले ही जो स्टॉक की प्राइसेस होती हैं वो उन तक पहुंचा रहे थे और उसका फायदा उठाया जा रहा था। बात ये कि गंभीर किस्म के इस तरह के मामले में सेबी अगर कंसेंट को पहली बात मंजूर करेगा या नहीं, और अगर मंजूर करता भी है तो जैसा कहा जा रहा है कि सेबी इतनी तगड़ी पेनल्टी रखेगा इस मामले को निपटाने के लिए, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए एक बड़ा सबक रहे इस मामले में कि ऐसी गलती अगर करते हैं तो उसका खामियाजा क्या होगा। लेकिन एक एनएससी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था अभी, और इसी वजह से आईपीओ का भी जो रास्ता आईपीओ की जो प्रक्रिया थी वो भी काफी हद तक थम सी गई थी। ये अगर सेबी इस मामले को निपटाता है वाकई में आगे जाकर के ये कहेंगे कि एनएससी की जो सबसे बड़ी मुश्किल है इस वक्त की वो दूर हो जाएगी। लेकिन मामला जो है वो सारा सेबी के दायरे में है, वो क्या कॉल लेता है, ठीक है, कंसेंट के एप्लीकेशन को मंजूर करता है या नहीं, या करता है तो कितनी तगड़ी पेनल्टी लगाता है, तो ये सेबी अब सब कुछ तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश तमाम अपडेट के लिए। महाराजा की बिक्री को लेकर सरगर्मी बनी हुई है। एक तरफ सरकार की तरफ से मंत्रियों का समूह एयर इंडिया की बिक्री से जुड़े हर पहलू का अध्ययन कर रहा है, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बिक्री के प्लान के बारे में सरकार से अनौपचारिक तौर पर डिटेल मांगी है। महाराजा की बिक्री को लेकर सरगर्मी बनी हुई है। एक तरफ सरकार की तरफ से मंत्रियों का समूह एयर इंडिया की बिक्री से जुड़े हर पहलू का अध्ययन कर रहा है, तो दूसरी तरफ खबर है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बिक्री के प्लान के बारे में सरकार से अनौपचारिक तौर पर डिटेल मांगी है। एयर इंडिया को लेकर टाटा ग्रुप की दिलचस्पी का एक सबूत फिर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक टाटा ग्रुप ने सरकार से जानने की कोशिश की है कि कंपनी की बिक्री को लेकर उसका प्लान क्या है। टाटा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनौपचारिक बातचीत में सरकार से पूछा कि आप एयर इंडिया का हिस्सा कैसे बेचना चाहते हैं, एयर इंडिया पर जो कर्ज है उसे कम कैसे किया जाएगा, एयर इंडिया का कितना हिस्सा बेचने की योजना है, क्या विनिवेश प्रक्रिया अलग अलग हिस्सों में होगी, एयर इंडिया की सब्सिडीज का क्या होगा। हालांकि टाटा ग्रुप की तरफ से इस बारे में औपचारिक रूप से कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक टाटा ग्रुप के अधिकारी हिस्सा खरीदने की औपचारिक पेशकश करने से पहले पूरा ग्राउंड वर्क कर लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि 28 जून को कैबिनेट ने एयर इंडिया के विनिवेश को मंजूरी दी थी। एयर इंडिया की बिक्री को लेकर मंत्रियों का समूह विचार कर रहा है, जिसमें अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल और अशोक गजपति राजू शामिल हैं। मंत्रियों से कहा गया है कि वो एयर इंडिया की कुछ संपत्तियों को अलग करने, संभावित डीमर्जर, 3 मुनाफे वाली सब्सिडीज का विनिवेश की मात्रा और संभावित खरीदारों पर विचार करें। एयर इंडिया को लेकर जल्द ही इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी होने वाली है।
साल 2000 में टाटा ग्रुप ने और सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया में 40% हिस्सा खरीदने की पेशकश की थी। 2013 में एविएशन मिनिस्टर से मुलाकात के बाद रतन टाटा ने कहा था कि अगर सरकार एयर इंडिया का निजीकरण करे तो टाटा ग्रुप हिस्सेदारी खरीद सकता है, लेकिन ये नहीं हो सका। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस ने 2015 में विस्तारा लॉन्च किया, जो अगले साल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक टाटा ग्रुप ने सरकार के साथ अनौपचारिक बातचीत में एयर इंडिया में 51% इक्विटी के साथ कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। टाटा ग्रुप ये डील सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप में कर सकता है। सस्ती उड़ान देने वाली निजी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो भी एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अधिग्रहण में दिलचस्पी दिखाते हुए एविएशन मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख चुकी है। लेकिन एयर इंडिया में अगर टाटा ग्रुप कंट्रोलिंग स्टेक खरीदता है तो ये इतिहास को दोहराने जैसा होगा। एयरलाइंस वापस उसी ग्रुप के पास चली जाएगी जिसने इसे दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस की कतार में शामिल किया था। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। और वहीं सरकार ने आज कहा कि एयर इंडिया की बिक्री को लेकर हर तरह के सुझावों पर वो ध्यान दे रही है। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में बताया कि सरकार इस मुद्दे पर मीडिया में आने वाले आर्टिकल्स पर भी गौर कर रही है। सिन्हा ने यह भी कहा कि एयर इंडिया में हिस्सा खरीदने के लिए इंडिगो ने सरकार को अपना EOI सौंप दिया है। 28 जून को CCEA ने एयर इंडिया और उसकी 5 सब्सिडरीज के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। सिन्हा ने आज बताया कि बढ़ते कंपटीशन, महंगे ईंधन और ब्याज दरों के बोझ की वजह से एयर इंडिया का घाटा लगातार बढ़ता गया है। 2016-2017 में एयर इंडिया का कुल घाटा 3,643 करोड़ हो सकता है। जियो के बाद मुकेश अंबानी एक और धमाका करने वाले हैं। 500 रुपए में 4G फोन लाएंगे, जिसका ऐलान कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM में हो सकता है। कहने को तो ये एक फीचर फोन होगा, लेकिन इसमें वो सभी फीचर्स होंगे जो आपको एक ब्रांडेड स्मार्टफोन में मिलेंगे। जियो से टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की नजर इस सेक्टर का किंग बनने पर है। इसके लिए कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कुछ हटकर सोचा है। कल रिलायंस की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी 500 रुपए वाला 4G या वोल्टी फीचर फोन लॉन्च कर सकते हैं। इसके पीछे सोच है कि 2G बेस वाले सब्सक्राइबर्स भी जियो के 4G की तरफ शिफ्ट हो जाएं। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने 20 करोड़ ऐसे फोन बनाने का ऑर्डर दे भी दिया है। ये कहने को तो फीचर फोन होगा, लेकिन स्मार्टफोन के ज्यादातर फीचर्स इसमें होंगे। इस फोन में जियो टीवी, जियो मनी जैसे कई ऐप पहले से मौजूद होंगे। 2.4 इंच की बिना टच वाली स्क्रीन होगी। इसमें 512 MB रैम और 4 GB मेमोरी होगी, जिसे आप 128 GB तक एक्सपैंड भी कर पाएंगे। पीछे 2 मेगापिक्सल का कैमरा और आगे VGA कैमरा होगा। इसके अलावा FM रेडियो, ब्लूटूथ भी होगा। AGM में फीचर फोन के अलावा कुछ और बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो मुकेश अंबानी 500 रुपए के फोन के लिए 80 से 90 रुपए वाले एक नया टैरिफ प्लान का भी ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा जियो फाइबर के नाम से ब्रॉडबैंड सेवाओं का लॉन्च भी हो सकता है, जिसमें पहले 3 महीने के लिए सर्विसेज फ्री होंगी। इस ब्रॉडबैंड की स्पीड 100 Mbps होगी और 100 GB डेटा मिलेगा। ग्राहकों को इसके लिए 4,500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। तो तैयार हो जाइए रिलायंस के एक और सरप्राइज के लिए, और शायद उन लंबी लंबी लाइनों के लिए भी जो जियो के लॉन्च के वक्त स्टोर्स के बाहर सिम के लिए थी। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनकी बिक्री रिलायंस रिटेल या जियो में से किसके जरिए की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसे भी जियो के तहत ही बेचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए एक अहम खबर, जेपी एसोसिएट्स में राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर निवेश किया है। हम आपको बता दें कि जेपी एसोसिएट्स में राकेश झुनझुनवाला ने निवेश यहाँ पर किए हैं। इससे ये एक अहम खबर यहाँ पर आ रही है और उन्होंने हिस्सा खरीदा है जेपी एसोसिएट्स में 1.03%। न्यूज़ एट 5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।